दिस ज्योति शुक्ला, वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपीपीएससी आरओ का मैं यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, जो कि ध्येय आईएएस का है। यहाँ पर आप देख सकते हो ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें हमने क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर होता है उस पर टोटल 140 क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। अब 140 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने एक एक करके इतने सभी हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है 53 क्वेश्चन। आज हम 54 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 53 नंबर क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो 54 नंबर क्वेश्चन से अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज ट्राई करेंगे कि हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले 140 के 140 क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर और जितना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। हमें पता है क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समय नहीं है हमें फालतू की बकवास करने की। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उनको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। तो नाक, कान एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अब देखो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे मतलब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कंफ्यूज हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इंग्लिश नाम याद करके रखा हो। तो ठीक है, तो उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। और उत्तल दर्पण, ठीक है, तो पहला आपने देखा कि कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, तो गलत है। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो आपका डाइवर्जिंग हो जाता है और जो कॉनकेव होता है वो आपका कन्वर्जिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो मिरर यूज किया जाता है या जो दर्पण यूज किया जाता है वो होता है कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल दर्पण। तो ये कथन तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा दिया है उत्तल दर्पण द्वारा पास स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर उसको हम पास में लाते हैं तो वहां पर हमें बड़ा प्रतिबिंब बड़ा इमेज देखने को मिलता है। इवन इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, यानी आभासी बनता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कारण तो बिल्कुल सही था। तो आप देखोगे तो ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। तो ओपेरा हाउस सिडनी, आपने पढ़ा होगा कि सिडनी जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस शहर है ये सिडनी। तो ये तो बिल्कुल सही है। काबा जो है वो मक्का में है। मक्का आप जानते हो कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, अब पूछा जाए कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, तो वो हो जाता है आपका रियाद। जो है मक्का मदीना, यहीं पर आपको फेमस स्थल जो है वो देखने को मिलते हैं। ग्रैंड कैनियन जो है वो एरिजोना अब है कहाँ पर? तो ये यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। और यूएसए में भी कोलोराडो का पठार आपने सुना होगा, कोलोराडो नदी है वहीं पर ग्रेट कैनियन जो है वो बनता है। कैनियन बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है इसका। अगर आप देखोगे ये आप ग्रैंड कैनियन डालोगे तो बहुत बड़ा कैनियन जो है वो यहाँ पर बनता है, इस नदी पर बनता है। तो इस यूएसए में है, आप इसका लोकेशन जानते रहेंगे। मर्डेका पैलेस जो है वो मिस्र में नहीं है, यही तो गलत है। मर्डेका पैलेस जो है वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। कहाँ पर? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का अगर कैपिटल, इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में देखने को मिलता है। तो इससे आपको भी ये भी याद हो गया कि इंडोनेशिया में जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल जो है वो जकार्ता है। और ये भी आप पता रखना कि जकार्ता जो है वो डूब रहा है, मीन्स वहाँ के आसपास में बहुत ज़्यादा पानी के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इंडोनेशिया ने अपना जो है कैपिटल वो भी चेंज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन और कारण कहा गया है? ठीक है, तो आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। बिल्कुल सही है, आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये आर्गन गैस नहीं भरा जाता तो उसके जो तंतु होते हैं ना वो इतने दिन तक चल नहीं पाते। तो ये दोनों ही सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं हम। 66 नंबर है, राइट, 56 है। 56 के बाद 57 में अगर आप देखो तो पूछ रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, आई थिंक सो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन। ध्यान देना, संलयन, अगर आपको हिंदी वाला नहीं याद होता है तो आप नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन याद रख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर
फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को ही हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। आप जानते हो ना कि हाइड्रोजन से हीलियम लगातार कंटिन्यूसली बनता रहता है, और जहां पर बन रहा होता है उसको फ्यूज होना कहते हैं, यानी कि संलयन होना कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम जो होता है वहां पर भी नाभिकीय संलयन, यानी कि कंटिन्यूसली जो है वो वहां पर भी जो है इट मीन्स की ये बनते रहता है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग हो रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है फिजन। अगर मिल के बन रहे हो तो वहां पर होता है फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जो होता है आपका न्यूक्लियर जो है फ्यूजन पर आधारित होता है। अच्छा, इसी के साथ में अगर ये पूछ लिया जाए कि फिजन किस में होता है, तो यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो वहां पर जो यूज होता है वो आपका वहां पर जो है आपका फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। तो अगर आपके यूरेनियम का एग्जाम्पल देकर के पूछा जाता है तो वहां पर आप इजिली बता सकते हो कि ये है न्यूक्लियर जो है फिजन। ठीक है, यानी कि नाभिकीय विखंडन हिंदी में बोलते हैं। तो ये देखो दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 58 नंबर में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। बिल्कुल सही है, जीवभार का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि एक के बाद एक जो है वो ट्रांसफर होता रहता है एनर्जी। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। बिल्कुल सही, पानी में जो है वो जीवभार का पिरामिड अगर आप देखोगे, अगर आपने पिरामिड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि स्थल और घास में तो सीधा होता है लेकिन पानी में जो होता है वो उल्टा होता है। तो तीनों की तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 में आते हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से राज्य इसके अपवाद है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे, मतलब कि ये लिखा हुआ है, जो इसका रूल बुक हो गया, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो विधानसभा में अधिकतम सीट होगी, जो मैक्सिमम सीट होगी दैट इज 500 और मिनिमम जो है वो 60 है। तो लेकिन कुछ ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं जहां पर अपवाद है, इट मीन्स कि वो एक्सेप्शन है। तो जैसे आप देख सकते हो गोवा में एक्सेप्शन है, गोवा में जो है वो 60 से कम है, अप्रोक्साइटली 40 है। सिक्किम में भी कम है, और आप देखोगे तो आपका मिजोरम में भी कम देखने को मिलता है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार कंफर्म जरूर करना चाहूँगी। 59 का ए बिल्कुल सही है। तो आप देखोगे गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में जो है वो 32 है। तो गोवा में आपका 40, मिजोरम में भी आपका 40 सीट है, और सिक्किम में जो है वो 32 सीट है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इन तीनों में एक्सेप्शन। अच्छा, एक यूटी में भी है, जो आपका पुडुचेरी है ना, जो आपका पुडुचेरी है वहां पर भी 60 सीट नहीं है, वहां पर भी 32 सीट है। ठीक है, तो ये भी पुडुचेरी में 30 सीट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चौथा जो त्रिपुरा है वहां पर 60 सीट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन से व्यय भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, यानी कि भारत की संचित निधि से उनको दिया जाता है, उनकी जो सैलरी वगैरह जो मतलब जो भी पूछा जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, हाँ जी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का वेतन, बिल्कुल सही है, वो भी भारत की संचित निधि से मिलता है, ना कि राज्य, क्योंकि वो तो जो है भारत का हेड होता है ना। तो ये हो गया, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, बिल्कुल सही है। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहीं पर ये लिख दिया गया होता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सैलरी वेतन, तो वहां पर राज्य की संचित निधि होता है। लेकिन अगर पेंशन बोला ना, तो पेंशन जो है वो भारत सरकार की संचित निधि से ही होता है। तो यहाँ पर तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 के बाद आ जाते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो देखो दीवाने बंदगान जो है वो भी इससे संबंधित है, दार उल सफा इससे संबंधित है, दीवान ए इस्तिहाक इससे संबंधित है, लेकिन जो दीवान कोही है या ये एमबीटी से संबंधित है। एमबीटी का मतलब क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, तो इसलिए यही गलत है। तो जो गलत है वही इसका जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में सही सम्मिलित है, ठीक है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है। द्वैतवाद मध्वाचार्य बिल्कुल सही है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही है। देखो ये अद्वैतवाद, अगर यहीं पर ये पूछ लिया जाता कि ये बता दो अद्वैतवाद किससे संबंधित है, अद्वैतवाद, तो वो आपके शंकराचार्य जी हो जाते। बड़े इंपॉर्टेंट है शंकराचार्य जी, क्योंकि लगभग हमेशा न्यूज़ वगैरह में रहते हैं आपके। इसी तरीके से रामानुजाचार्य जी, इन सबको ना आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिला में, नहीं भाई नहीं नहीं, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, तो ये आपका गलत हो जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, केवल एक, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? कौन सा सबसे पूर्व में है? तो देखो, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका जाता है सतपुड़ा, सतपुड़ा आ जाएगा, सतपुड़ा आएगा। उसके बाद आप देखोगे महादेव आ जाता है, यानी पहले नंबर पे ये आ जाएगा, महादेव आ जाएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैकाल आ जाएगा, चौथा नंबर पे छोटा नागपुर पठार आ जाता है। तो क्या पूछा? सबसे पूर्व में, तो सबसे पूर्व में आपका छोटा नागपुर पठार जो है वो देखने को मिलता है, तो 64 का जो है वो डी हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो तलचेर महानदी घाटी बिल्कुल सही है, कर्णपुरा दामोदर घाटी बिल्कुल सही है, सिंगरेनी गोदावरी घाटी बिल्कुल सही है, सिंगरौली जो है वो नर्मदा घाटी नहीं है, ये तो सोन घाटी है। कौन सी घाटी? सोन घाटी। तो यही गलत हो जाएगा, तो जो गलत है वही इसका सही हो जाएगा, यानी कि 65 इज द करेक्ट ऑप्शन। 65 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 65 के बाद 66 में आते हैं पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, एका आंदोलन। देखो, जो संथाल विद्रोह है वो सबसे पहले होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1855-56 में होता है। और संथाल विद्रोह में आप जानते हो कि बहुत सारे लीडर रहते हैं संथाल विद्रोह को करने के लिए। इसके बाद आ जाता है आपका पहले नंबर पे आता है पावना, उसके बाद दूसरा आ जाता है ताना भगत आ जाएगा, तीसरा, ठीक है, फिर चौथा आपका आ जाता है एका आंदोलन। ओके, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 2-1, देखो कहीं मिल रहा है 2-1-3-4, ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो सही है। एक बार हम मैच भी करना चाहेंगे, 66 का डी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनकी अगर डेट भी आप याद रखना चाहो तो बिल्कुल आप याद रख सकते हो। संथाल आपका 1855-56, पावना जो है वो 1873 में था, पावना जो आपका ऊपर था, पावना 1873 में, ठीक है, पावना 1873 में आपका हो जाता है। एंड उसी के साथ में अगर हम ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो 1914, ये काफ़ी ज़्यादा बाद में आपको देखने को मिलता है। एंड एका आंदोलन जो है वो मतलब असहयोग आंदोलन के बाद में आपको देखने को मिलता है 1922 में। असहयोग आंदोलन आप जानते हो कि 1920 में होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बिल्कुल सही है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, असर्शन एंड रीजन। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, इसलिए तो उसमें सुई चुभाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होती, यानी ए ऑप्शन सही है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? दिख रहे हो, मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। तो फल शर्करा जो होता है, जो फल में चीनी होता है, जो फल में जो मिठास होता है वो किसके कारण होता है? तो दैट इज मतलब ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के कारण। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं, सही बात है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यानी कि जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा हो रही होती है, तो ये वन जो होते हैं यहाँ पर विस्तृत हैं, भूमध्य रेखा के आसपास में ही है। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा, ठीक है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन मफलर से क्या तात्पर्य है? देखो, ग्रीन मफलर, मफलर हम कहाँ लगाते हैं? कान में लगाते हैं, कान में लगाते हैं, मतलब ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। देखो क्या होता है, जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि रोड के किनारे किनारे जो है वो पेड़ लगा दिए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं। वो पौधे क्या करते हैं, इन ध्वनियों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब कि प्रदूषण थोड़ा सा, जो ध्वनि प्रदूषण है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आगे चलते हैं। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है, जो बेरी बेरी होता है वो किसी कमी से होता है? थायमिन, रेबोफ्लेविन, फ्लेवेनाइड, फिनॉल। तो आपका जो हो जाएगा वो आपका थायमिन की कमी से हो जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 72 नंबर का ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, थायमिन की कमी से। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित है? तो राष्ट्रीय मानसिक सिकंदराबाद विकलांग, ये देखो इन सारी चीज़ों को आपको मैच करना है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, बोल रहे कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, सही सुमेलित पूछा है, तो अब देखो, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर मुझे जो लगता है वो सारे के सारे ही सही हो जाएंगे। 73, एक बार फिर भी मैं मैच करना चाहूँगी, 73 का डी, हाँ जी बिल्कुल सही है।
तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 73 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर भी आप याद कर लेना कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है वो देहरादून में है, और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आप देख सकते हो 74 नंबर, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका जो खुला था वो आपका हिंदू कॉलेज कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो। इनका ईयर भी हम एक बार चेक करना चाहेंगे। 74 में हिंदू कॉलेज कोलकाता, बिल्कुल सही है। 1817 में ये बना था। एनओसी के बाद आपका हो जाएगा दिल्ली कॉलेज। ठीक है, दिल्ली कॉलेज आपका 1824 में बना था, और जो मेयो कॉलेज था वो 1875 में। ये 1875 देखो, मेयो कॉलेज जो था उसी का आज प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो उसका पहले नाम आपका मेयो कॉलेज था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखो इसका मैच अगर आप करोगे तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा पहला दूसरा, देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 के बाद 75 में आमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। आमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण दिया हुआ है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, जानते हो सेमीकंडक्टर का यूज प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये आपका असर्शन सही है। सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है। जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन को अगर आप देखोगे तो क्योंकि वो अर्धचालक है तो वो चालक से ज़्यादा मतलब चालक से कम उसकी कंडक्टिविटी होती है, लेकिन अचालक की बात करते तो उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है, और इसका जो है व्याख्या भी सही है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 76 का ए आपने देख ही लिया होगा। 77 में आते हैं, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है क्या कहलाता है। तो ये आपका हेलोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, तो समुद्र में लवणता के बढ़ने के हिसाब से उनको क्या क्या कहा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो फिरोज शाह मेहता भी जाने जाते हैं, जीडी देशमुख भी जाने जाते हैं, बदरुद्दीन तैयब भी जाने जाते हैं। इन्हीं तीनों को मिला करके बोला जाता है, इन्हीं तीनों को कहा जाता है बम्बई त्रिमूर्ति, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नाम से एक 1885 में इसकी स्थापना करी थी, और इसी वजह से इनको जो है वो बोला जाता है क्या, बम्बई त्रिमूर्ति। तो जो आपके जीडी देशमुख नहीं होंगे, केटी तेलंग होंगे। जीडी देशमुख जी नहीं थे, तो जीडी देशमुख जी जो है वो आई थिंक उस समय तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। जीडी देशमुख जी जो है वो बहुत बड़े मतलब ब्रिलियंट पर्सन कहलाते हैं। इवन आज़ादी के बाद इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अपने इकोनॉमी रिफॉर्म में। ठीक है, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे। इवन मतलब ये यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो बहुत बड़ा इनका रोल है, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 79 में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बन्नी चारागाह गुजरात बिल्कुल सही है, बुग्याल चारागाह उत्तराखंड बिल्कुल सही है, खज्जियार जो है वो सिक्किम में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 80 में आते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, सोडियम जिसको हम Na से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, बिल्कुल सही है। दोनों ही असर्शन रीजन सही है और इसका व्याख्या भी सही है, यानी ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, मैसूर में है, बेंगलुरु में है, जोधपुर में है। तो अगर आप इसको देखोगे कि राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपको देखने को मिलेगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? तो देखो ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है कि अगर आपको नहीं पता है तो ये शायद गलती हो सकती है, क्योंकि फैक्ट है, ये फैक्ट उतनी याद में नहीं रहते। तो 82 का जो है वो ए ऑप्शन सही है, यानी कि 1956 में इसकी स्थापना जो है वो करी जाती है। 83 में आ जाते हैं। 83 में देख सकते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन, तारिख यामिनी अल उतबी, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। देखो ये तीन के तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि रचना और लेखक का मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 83 का डी। तो प्रैक्टिस सेट से ये हो जाता है कि हम तीनों की तीनों रचनाएं हमें और लेखक के नाम के साथ में हम याद कर लें।
आगे चलते हैं हम 84 में आते हो तो यहाँ पर देख सकते हो अशासन एंड रीजन में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में जा नहीं सकता है, क्योंकि धन से रिलेटेड जो भी मतलब कि प्रायोरिटी होती है वो लोकसभा के पास में होती है, उन्हीं के पास जो है वो क्या मोनोपॉली होती है एक तरीके से। संविधान का अनुच्छेद 109 एक यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद 109 एक में लिखा हुआ है। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है, यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 85 में आते हैं मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपको वैसे भी क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। दूसरा कह रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित है। हाँ जी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया था। देखो अब शाहजहां के बारे में हमें पता होना चाहिए, शाहजहां से रिलेटेड फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। तो ये इन्होंने जो नियुक्त किया था, राज कवि अपना जो नियुक्त किया था वो 86 का आपका डी हो जाएगा, कलीम को जो है वो नियुक्त किया था। 86 के बाद आते हैं 87 में वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका। ठीक है, मृग मरीचिका का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि बालू वगैरह होता है जो रेतीली जगह होती है, डिजर्टी प्लेस में, दूर की जगहों, दूर में हमें समझ में आता है कि वहाँ पर पानी है, बट एक्चुअल में पानी वगैरह वहाँ पे नहीं होता है। कि व्याख्या मतलब जो भ्रम होता है, जो भ्रम हमें उत्पन्न होता है वो किसी कारण से होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, TIR इंग्लिश में इसको बोलते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से होता है। आपने फिजिक्स में क्लास 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हाँ जी बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। नहीं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया नहीं, बल्कि इवापोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो गलत है। पूछा क्या है इसमें पूछ रखा था कि सत्य है, तो तीसरा तो काट दो, तुम सीधे तीसरा काट दो, तो आपका पहला ऑप्शन बच गया, पहला दूसरा। अगर आपको तीसरा भी पता होता तो आप आराम से दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, पहले या दूसरे को। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 15 से 45 वर्ष की समूह नहीं जी, 20 से 45 नहीं, 20 से 60 नहीं, 15 से 64 वर्ष आयु समूह बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन जो है 15 एज से लेकर के 64 ईयर के जो एज वाले लोग हैं उनको कहा जाता है कार्यशील, यानी ये प्रोडक्टिव पर्सन होते हैं, ये बहुत कुछ नया जो है वो कर सकते हैं। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो ये कहाँ से रह पाएंगे, और शहरों में तो, नगरों में ही तो प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितना रोका जा सकता है। देखो अभी हमने बोला, एक क्वेश्चन और भी आया था, लोकसभा की धन विधेयक के संबंध में मोनोपॉली होता है, एक तरीके से मोनोपॉली होती है, मतलब लोकसभा जो चाहता है वही कर सकता है। तो यहाँ पर 14 दिन तक फिर भी थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, कोई संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सुझाव दे सकते हैं, 14 दिन तक रोक सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। तो 91 आप याद रखोगे, ये इनकी लिमिटेशंस का हो या फिर जो भी आप कह सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। हाँ बिल्कुल सही है, यानी 92 का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 93 में आते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। हाँ बिल्कुल सही है, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। हाँ बदायूं है कहाँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो ये भी सही है। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार से लोगों के साथ में रहते थे, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 94 में निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, यानी कि वहाँ के ओरिजिनेट पर्सन नहीं होते हैं। तो ये हालचू भी होते हैं, सोमपेन भी होते हैं, उंजे भी होते हैं, लेकिन जो रेंगमा होता है वो आसाम और नागालैंड वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, हाँ जी बिल्कुल सही है। नाथुला मेघालय, नहीं, नाथुला जो है वो मेघालय नहीं बल्कि सिक्किम है। नाथुला, जेलेपला, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। जेलेपला सिक्किम, हाँ जी बिल्कुल सही है। मुलिंगला उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। तो जो गलत था वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि वी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 में आते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गांधी सागर बांध,
कहाँ पे? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कह रहा है उपरोक्त में से चंबल नदी पर स्थित है, तो तीन के तीनों ही जो है चंबल नदी पर है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 के बाद आते हैं 97 पर। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? तो धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ में हम स्टील के साथ में हम किसका उपयोग करते हैं? तो क्रोमियम का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। 97 के बाद 98 में आते हैं सूची को सूची 2 में मिलाना है। देखो ये ना थोड़ा सा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है लेकिन है बड़ा ही अच्छा। यहाँ पर अगर देखो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, ठीक है, अब ठीक है, सेंट्रल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, कृषि विपणन संस्थान, कृषि भूमि, ठीक है, जो वानिकी एग्री शोध केंद्र है ना, जो राष्ट्रीय शोध केंद्र है वो आपको मिलता है झांसी में देखने को। तो डी का तीसरा आप देखो कहाँ पर कहीं पे मिल रहा है, डी का तीसरा देखो एक से ही आपका हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बाकी का मिला सकते हो, पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है, और बाकी एक बचा तो वो तो आप कर ही लोगे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मैसूर में देखने को मिलता है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि जो है वो हैदराबाद में, और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो आपको जयपुर में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां, कहाँ से? ऊपर से जो है ये 16वें स्थान पर आती है और नीचे से 29वें पर। अब नीचे से चलोगे तो ये 29वें स्थान पर आ रही है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें उत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 29 और 16 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 9 6 15 5 2 1 3 1 4 45, ठीक है, 45 हो गया। एक कम भी तो करोगे, यानी कि 44 हो गया आपका, ठीक है, ये 44 हो गए। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब देखो 6 छात्र जो है वो क्या रहे, छोड़ दिए हैं, तो 44 और 6 और 5 जो है वो अनुत्तीर्ण रहे। तो 44 में 11 6 5 11 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 1 5 एंड 4 1 5, यानी कि 55, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 99 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर लुप्त अंक जो है वो ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ी मतलब एक बार मैं खुद नहीं कर पा रही थी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्राई किया, नहीं आया, लेकिन देखो हो जाएगा, बहुत ईजी है। 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16 प्लस 2 का स्क्वायर करो 2 2 जा 4 प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 जा 1 प्लस, हो गया, बस इतना ही ऐड कर दो, इक्वल कर दो। 16 4 हो जाएगा 20 20 और 1 21, देखा आ गया, ये वाला आ गया ना। ऐसे इसको भी करो, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 8 8 जा 64। अब इनको भी ऐड करोगे तो आपका 98 आ जाएगा, मतलब इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसे अब थर्ड वाला भी कर लो, 6 6 जा 36 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 3 3 जा 9। अब ऐड कर लो, 9 6 15 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 24 4 आ गया, 2 कैरी, 3 4 7 7 और 2 9, आ जाएगा आपका 94। देखो 94, हाँ जी, ए जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो 100 का एक बार हम चेक भी कर लेंगे, हाँ जी सही है। तो इस तरीके से आप जो है इजली, बहुत ही इजली जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। आर में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं इन सब के। यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या संबंध होगा? देखो आप थोड़ी सी रीजनिंग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो रिलेशन हो जाएगा दैट इज ये आपका पोती का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, पोते का रिलेशन, यानी बी ऑप्शन जो है 101 का बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस बार मैं मैच भी कर लूँ, ठीक है, 101 का बी बिल्कुल सही है। शब्दों का विषम युग्म को चुनिए। आयतन का यूनिट होता है लीटर, हाँ जी बिल्कुल सही है। लंबाई का यूनिट होता है मीटर, अवरोध का यूनिट होता है ओम। लेकिन दबाव का बैरोमीटर कब से होने लगा? दबाव को हम बैरोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तो नहीं होगा। दबाव को जो है हम पास्कल में मेजर करते हैं, तो पास्कल होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो जो गलत है वही सही हो, तो बी ऑप्शन 102 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो नेक्स्ट, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। डिवाइड को हम क्या कह रहे हैं? प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस। तो 6 माइनस हो जाएगा 10। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा कर दो 4, और गुणा का जो गुणा है, जो मल्टीप्लिकेशन का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर कर दो प्लस 12, और फिर प्लस 6 है, तो प्लस का अर्थ जो है वो डिवाइड है, तो डिवाइड 6। इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 10 4 जा 40 प्लस 2, ठीक। तो 6 और 2 हो गया 8,
यानी ये हो गया 8 माइनस 40, और 40 में से 8 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 103 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, प्रशांत महासागर, जैसे महासागर में प्रशांत महासागर संबंधित है, वैसे ही द्वीप से क्या संबंधित है। देखो महासागर हम जानते हैं कि महासागर है ना, तीन मेन हम मानते हैं, ठीक है, अटलांटिक हो गया, हिंद हो गया और पैसिफिक ओशियन हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। तो इन सब में सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है। अब द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जो कि आइस से ढका होता है, बहुत कम लोग वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट को सही विकल्प चुनिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी गैपिंग वगैरह आप निकाल लोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगी, डायरेक्टली मैं आंसर पर आऊँगी। तो जैसे ई से एफ संबंधित हो गया, एफ का आप देख रहे हो कि एफ से जी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये और ये तो होंगे ही नहीं। इसी तरीके से आप देख लोगे तो आपका जो है 105 का जो डायरेक्टली मैं आंसर बता देती हूँ, 105 का जो डायरेक्टली आंसर होगा दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो कर लोगे ऐसे ही, मैंने एक से ही हमने 2 एलिमिनेट कर दिया। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो अब देखो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 106 का मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, तो 106 का जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 23 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा आराम से, हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बाकी की कंपैरिजन में। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 दिया हुआ है। योग, अब एक योग आप मान लो ना कि a + b आपका दिया हुआ है, a + b दिया है 5 और a - b आपका दिया हुआ है 1 और a × b आपका दिया हुआ है 18, ठीक है। अब इनको आप इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक से करते हो तो शायद आपको थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो 107 का जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। एंड डोंट बी हैप्टिक यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब में उतना मतलब अच्छा नहीं फील करते हो कि नहीं आता है, आप सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हो, तो चलेगा, 1-2 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट वाले थोड़े चल सकते हैं ना, चलेगा, आप बाकी पोर्शन पर ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं 107 में 108 पे आते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो उसको भी आप सॉल्व कर लेना। 108 का जो डायरेक्टली आंसर होगा दैट इज सी ऑप्शन, 21%। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 109 में 11 से लेकर 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। आप काउंट कर लो ना, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। 11 से 50 तक की ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से नहीं। तो 11 से 50 का आप 3 और 7 वाला देख लो। जैसे 11 के बाद आप चलोगे 12 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 11 के बाद आप देखो 3 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए और 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 7 वाला ही देखो। तो 11 के बाद आप देखोगे 14 आ जाता है, ठीक है। 14 के बाद आप देखोगे 7 3 जा 21 होता है, बट 3 से कट जाता है। 7 4 जा की बात करोगे 28, तो वो भी नहीं होगा। इसी तरीके से मतलब ऐसे आप काउंट करते हुए जाओगे तो आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा 109 का, 109 में आपको 14 28 35 और आपको मिल जाएगा 49, ठीक है। तो मतलब 4 हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 109 का बी। आप चाहो तो आराम से काउंट कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन था ये। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को, वैसे में हम जानते हैं जब एक साल से दूसरे साल में जाते हैं ना तो एक दिन बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन बढ़ा लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर एक साल पहले रविवार था तो 1996 में सेम डेट को एक दिन बढ़ा लो, मतलब कि सोमवार हो जाएगा आपका। 110 के बाद 11 में आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। देखो अब देखो श्रावस्ती की जनसंख्या भी मतलब कि वहाँ पे गांव बहुत ज़्यादा है और उसी के साथ में वहाँ की लिटरेसी रेट भी बहुत ही ख़राब है। मतलब अगर पूछा जाए कि इंडिया मतलब यूपी में सबसे ख़राब कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वो आपका श्रावस्ती हो जाता है। तो आप याद रखना। अब जहाँ पे मतलब पढ़ाई वगैरह जहाँ पर लिटरेसी रेट कम होगी वहाँ पर नगरीकरण भी तो कम ही होगा ना भाई, ये तो सिंपल सा लॉ सीखता। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये तो पहले ही हो गया था। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हाँ यही है, ये जो नाबार्ड है ना, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, नाबार्ड। तो ये नाबार्ड जो है बहुत लेट में होता है, तो यही आपका हो जाएगा। 112 का वैसे मैं एक बार मतलब मैच भी करना चाहूँगी, सी हो जाएगा। यानी कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो बहुत बाद में होती है और ये 1982 में होती है। कब होती है? 1982 में। तो 1982, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सबसे बाद में होता है। बाकी सबके अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। बाकी सब में अगर आप देखोगे IFCI यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। दूसरा देखो, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जो है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आईसीआईसीआई, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई की स्थापना जो होती है वो 1955 में होती है, 1955 में। तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो इसका हो गया 1982 में। और चौथा आपका है भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सॉरी ये आपका 1962 हो जाएगा ये वाला। और तो ये सबसे बाद में सी ऑप्शन जो है वो सबसे बाद में होता है। तो नाबार्ड जो है उसकी स्थापना 1982 में हो, जो कि बाकी सारे ऑप्शन के अलावा जो है बाकी सारे ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो वो सबसे बाद में होता है। एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किसी एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आप अगर देखोगे तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य एवं कृषि संगठन तो नहीं है, भारतीय मानक ब्यूरो, यही आपका हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 113 में अगर आप देखो 113 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय हो जाएगा, ओके, जिसको आप बोलते हो नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आईएसआई मार्क देता है, क्या देता है, आईएसआई मार्क, ओके। आगे चलते हैं हम, तो ये बताता है कि मतलब ये कोई भी जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध है कि नहीं है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है, दयाल बाग कहाँ पर स्थित है, तो दयाल बाग को अगर आप देखोगे तो 114 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि आगरा में ये आपको देखने को मिलता है, 114 का बी। आगे चलते हैं हम, और नीचे दिए गए कथन में असर्शन रीजन दिया हुआ है, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, मुद्रा का अवमूल्यन आए दिन बहुत सारे कंट्रीज जो है वो करते रहते हैं, खास करके चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा करता है, ताकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है अपना, ठीक है। इस स्थिति में आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है वो सस्ते हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए तो चाइना बार बार करता रहता है, और लोग जो है वो बोलते हैं कि ये अपने पैसे का जो है वो अवमूल्यन कर रहा है, और ताकि अपना प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मार्केट में फैलाना चाह रहा है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है, तो ये महोबा, जानते हो महोबा जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि चट्टानों को काट काट करके जैन प्रतिमा जो है वो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो है वो बनाई गई हैं। बाकी आप श्रावस्ती को जानते हो, श्रावस्ती जो है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ में श्रावस्ती का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर नगरों की संख्या बहुत ही कम है। कौशाम्बी आपको जो है वो प्रयागराज से जस्ट बगल में ही मिल जाता है, इवन प्रयागराज का ही वो पहले पार्ट होता है, बाद में वो सेपरेट कर दिया जाता है। चित्रकूट जहाँ पर तुलसीदास से संबंधित बहुत ही मतलब कि अच्छे स्थल हैं, भगवान राम से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तियाँ वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल आपको देखने को मिल जाते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र से प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये आपने करेंट अफेयर में पढ़ा होगा। तो ये जनवरी 2023 में तो नीरव डी साहा जो थे इनको जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो अगर आप देखोगे 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन, तो आपको बी ऑप्शन जो है नीरव डी साहा जो है वो देखने को मिलते हैं। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ये चिनाब नदी पर किया गया। ये आपने देखा होगा कि अपनी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने उद्घाटन इसका किया था। आगे चलते हैं, जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल था, तो इसका जो जैव ऊर्जा का जो आयोजन स्थल था वो नई दिल्ली था। 123 का जो आंसर हो जाएगा 123, उसका आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 123 के बाद 124 में, तो 124 में आप देख सकते हो जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्रमाणन प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण दिया गया, तो ये विशाखापत्तनम को दिया गया था। आगे चलते हैं हम, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया, तो युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ जो है भारत और यूके के मध्य में जो है वो किया गया। S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। हाँ जी बिल्कुल सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 126 नंबर का आप देखोगे तो 126 का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं। आगे चलते हैं, जनवरी 2023 में जारी हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 85वां नंबर जो है वो स्थान प्राप्त होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिन
ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। और इससे पहले जो है वो क्या नाम था, जसिंडा आर्डन जो थी वो यहाँ की जो है वो प्रधानमंत्री थी। आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया? तो आप देखोगे तो यहाँ पर इसका नाम जो रखा गया था वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 130 नंबर है। जनवरी 2023 में पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? तो ये यूएई हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो अरेबियन कंट्री में यही एक कंट्री है जो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी से जो है वो ग्रोथ कर रहा है। आगे चलते हैं हम। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में जो है वो किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के राज्य इंदौर शहर में किया गया? तो ये कौन सा मंत्रालय था, ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मंत्रालय था जिसने कराया था? तो ये आपका जो मंत्रालय था वो था विदेश मंत्रालय, इसने जो है वो इसका आयोजन कराया था। जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो ये अमृत उद्यान जो है वो कर दिया गया। 134 में आते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? तो ये जनवरी में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ये क्रोएशिया कंट्री था जिसने 20वां देश बना था, जिसने यूरो को अपनाया था, यूरोजोन को अपनाया था। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो किया गया है वो इंडिया और मिस्र इजिप्ट के बीच में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप एक बार देख सकते हो 135 का जो है वो बी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं। 136 में आते हैं। जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनकारियों में से एक फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो मैड्रिड, पोर्ट लुइस, दुबई, लॉस एंजलिस। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 136 का जो आंसर राइट आंसर होगा दैट इज ए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैड्रिड स्पेन में हुआ था। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है, याद रखना। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन होता है विवेकानंद, हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो जन्मदिन मनाया जाता है, और उनके जन्मदिन को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक में हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। हाँ जी, ये भी सही है। और इस समय पर प्रेजेंट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। 137 का जो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 में आते हैं। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो INS वागीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो ये डायरेक्टली ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पीसेस में पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नवीन पुस्तक नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो न्यूज़ में बुक्स चलते रहते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। द गर्ल इन रूम 105, चेतन भगत, सही है। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी, सही है। अ प्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी का नहीं है, बल्कि ये बराक ओबामा का था। किसका था? ओबामा, ठीक है, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखो इस साल जो हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया था वो खेला गया था उड़ीसा में, तो उड़ीसा से संबंधित होना चाहिए। झारखंड और पश्चिम बंगाल तो हो ही नहीं सकते, उड़ीसा ही होना चाहिए। तो कटक में नहीं हुआ था, बल्कि राउरकेला में आपको ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो बनाया गया था, क्योंकि उड़ीसा में ही खेले गए थे वर्ल्ड कप, और इन्हीं स्टेडियम में जो है वो खेले गए थे मोस्टली जितने भी मैचेस थी। तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा ये सेशन। 140 क्वेश्चन जो है हमने पूरा का पूरा इस प्रैक्टिस टेस्ट का जो है वो किया है बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो होप सो आपको आने वाले जो भी सेशन होंगे उनको आप अच्छे से उन्हें यूटिलाइज करोगे, और आप इनका बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको आप यूज़ कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम पर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।